तो कैसे हो मेरे चीतो गाइस। आज की इस वीडियो में आपको बुद्धि लब्धि परीक्षण यानी कि इंटेलिजेंट क्वेश्चन टेस्ट के बारे में जो है बताऊंगा। सीडीपी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है किसके लिए, जो पेपर 1 और 2 की तैयारी कर रहे हैं। और ये पार्ट 16 है। इससे पहले मैंने पार्ट 15 तक बना रखे हैं। उसमें भी अलग अलग टॉपिक पे मैंने जो है जो आपको जो है सारी क्लासेस दी है, तो आप जाके उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। गाइस, पढ़ने से पहले पढ़ना क्या, अगर इस बात की जानकारी पहले मिल जाए तो पढ़ने का मजा दूना हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में आपको बुद्धि लब्धि क्या है, बौद्धिक परीक्षण यानी कि आईक्यू टेस्ट क्या है, हमारे सीटेट से दृष्टि से जो है मतलब इससे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारी चीजें आज की इस वीडियो में आपको कराने वाला हूँ। उसके बाद है बुद्धि परीक्षण के कितने प्रकार होते हैं, बुद्धि लब्धि परीक्षण का फॉर्मूला क्या है, किसने दिया है, क्या रिवाइज फॉर्मूला है। उसके बाद बुद्धि लब्धि तालिका यानी कि टेबल क्या है, इंटेलिजेंस टेबल क्या है। उसके बाद एक फ्लाइन इफेक्ट्स था, ये क्या होता है, ये सारी चीजें बताऊँ। उसके बाद आईक्यू टेस्ट की आलोचना यानी क्रिटिसिज्म ऑफ आईक्यू टेस्ट, इसकी जो है ये जो थ्योरी दी थी जिसने, उसकी आलोचना क्यों हुई थी, क्या रीजन था, क्या वजह था, वो सब कुछ आज की इस वीडियो में कराऊंगा। और सीटेट की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको वही टॉपिक कराएंगे जो है सीटेट में जो है इंटेलिजेंस टेस्ट से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे इस वीडियो का फर्स्ट टॉपिक है बुद्धि लब्धि यानी कि इंटेलिजेंट क्वोशिएंट। क्या होता है इसके बारे में हम जान लेते हैं। देखो, आईक्यू शब्द की जो उत्पत्ति होती है वो कहाँ से होती है, जर्मन शब्द के इंटेलिजेंस क्वोशिएंट से हुई है इस शब्द की उत्पत्ति, जिसका जो पहली बार प्रयोग किसने किया था, एक जर्मन के मनोवैज्ञानिक थे विलियम स्टर्न, जिन्होंने जो है 1912 में जो है इस शब्द का जो है पहली बार आईक्यू का कॉन्सेप्ट इन्होंने जो है दिया था। क्या है कॉन्सेप्ट, आगे सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। उसके बाद किसी इंसान के तर्क कर पाने की जो क्षमता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बुद्धि लब्धि यानी कि इंटेलिजेंट क्वोशिएंट, यानी कि कोई इंसान किसी भी चीज को तर्क कर पा रहा है या कितनी क्षमता से तर्क कर पा रहा है, वो हर एक इंसान में जो है अलग अलग होता है। तो इसलिए जो इसका परीक्षण भी हुआ था। परीक्षण क्या था, वो सारी चीजें स्केल, वो सारे टेबल वगैरह जो है किसको किस लेवल से किस लेवल तक हम किस में रखेंगे, वो सारी चीज आगे बताऊंगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बुद्धि लब्धि यानी कि किसी इंसान के तर्क कर पाने की क्षमता को जो है हम बुद्धि लब्धि कहते हैं। उसके बाद इसी में जो है कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य को अपनी समझ से कितना अच्छा कर सकता है, इस बात की जानकारी हमें उस व्यक्ति के बौद्धिक परीक्षण करके जो है पता लगा सकते हैं। यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य को, कोई भी काम को जो है कितने अच्छे से कर पाएगा, यानी कि आप सीटेट का पेपर जो है कितने अच्छे से निकाल पाओगे। किसी के 103 नंबर आ रहे हैं, किसी को जो है 130 नंबर आ रहे हैं, तो दोनों की बुद्धि में तो कहीं ना कहीं डिफरेंस होगा ना। ऐसा तो है नहीं कि दोनों एक ही टाइप की बुद्धि दोनों में होगी, नहीं हो सकती है ना। और इस चीज का हम पता कैसे लगा सकते हैं, तो हम बौद्धिक परीक्षण करके जो इस चीज का हम पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बौद्धिक परीक्षण यानी कि आईक्यू टेस्ट। क्या होता है, बेसिकली मैं जो है बार बार बौद्धिक जो है ये मतलब ये सारी चीजें नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ आईक्यू बोलूंगा, तो आप समझ जाना मैं क्या बोल रहा हूँ। और हिंदी वालों के लिए तो स्पेशल ये क्लास है ही, और इंग्लिश वालों के लिए जो भी कुछ ऐसे टर्म होंगे उसको मैं इंग्लिश में बोल दूंगा। अब ये जो है आईक्यू टेस्ट होता क्या है, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया कि दो व्यक्तियों के बौद्धिक क्षमता का पता करने के लिए हम आईक्यू टेस्ट करते हैं कि दोनों व्यक्तियों के बौद्धिक स्तर क्या है, वो सारी चीज़ों का पता करने के लिए हम आईक्यू टेस्ट का प्रयोग करते हैं। आईक्यू टेस्ट भी काफ़ी तरीके के होते हैं, वो भी मैं आगे बताऊंगा अभी आपको। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें, किसी व्यक्ति की बौद्धिक स्तर को मापने का एक तरीका है, ठीक है भाई। उसके बाद फ्रांस में मंदबुद्धि बच्चों को, यानी कि फ्रांस में ना मतलब एक जो मतलब मंदबुद्धि बच्चे थे ना, उनको ना मतलब ट्रेनिंग देने के लिए जो एक समिति बनाई गई, और उस समिति का अध्यक्ष किसको चुना गया, अल्फ्रेड बिने को। बिने काफी इंपॉर्टेंट है इस जो है मतलब इस टॉपिक से, इनका आईक्यू टेस्ट से जो है काफी ज्यादा रिलेशन जो है नाम आता है। इन्होंने ही जो है पहला परीक्षण भी इन्होंने ही किया था, तो इनको जो है अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद इसी में अल्फ्रेड बिने ऐसे पहले मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बुद्धि को जो है समझा और कई वैज्ञानिक तरीके दिए। इन्होंने तरीके दिए कि किस किस टाइप से जो आप जो है बुद्धि के स्तर को मापने का तरीका इन्होंने जो है काफी सारे दिए थे। उसके बाद इन्हें बुद्धि के मापन क्षेत्र का जन्मदाता भी कहा जाता है, ध्यान रखना इस शब्दों को। उसके बाद बिने कहते हैं, अल्फ्रेड बिने कहते हैं कि बुद्धि को एक तरीके से नहीं माप सकते, इसको मापने के कई तरीके, और यह है एक जो है जटिल प्रक्रिया है। यानी कि अगर कोई कह देगा ना कि भाई इस प्रोसीजर से जो है किसी दो व्यक्ति के जो है बौद्धिक स्तर का आप पता लगा सकते हो, तो भाई वो गलत बोल रहा है, और उसकी जो है काफी आलोचना हो सकती है। और जैसा कि हुआ भी था, जिन्होंने जो मतलब एक तरीका दिया तो उसकी काफी आलोचना हुई थी। और बिने यही कहते हैं कि बुद्धि को मापने का कोई एक तरीका नहीं हो सकता, इसके जो है डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, और यह जो है एक जटिल प्रक्रिया है। उसके बाद इसी में जो है अल्फ्रेड बिने और साइमन ने जो है पहला बुद्धि परीक्षण 1905 में किया था, और इसमें 3 से 16 वर्ष के बच्चों को जो है शामिल किया गया था। इन्होंने जो मतलब ये दोनों बंदे जो है मिलके, दोनों बंदे नहीं, इसको ये मनोवैज्ञानिक थे, काफी पॉपुलर मनोवैज्ञानिक थे, जिनको जो है आईक्यू टेस्ट से लेकर जो है जोड़ा जाता है। और इन्होंने काफी परीक्षण भी किए थे, और इन्होंने जो पहला जो बुद्धि परीक्षण था वो 1905 में किया था। और इसमें जो है कौन से बच्चों को रखा था, जो 3 साल से 16
वर्ष तक के बच्चे थे उनको शामिल किया गया था। 1908 में मानसिक आयु मेंटल एज का जो कॉन्सेप्ट है वो भी अल्फ्रेड बिने ने ही दिया था कि भाई मेंटल एज क्या होता है। उसके बाद मेंटल एज से रिलेटेड आगे फॉर्मूला भी बनाया गया था। चलो फॉर्मूला तो मैं आपको अभी बताऊंगा, लेकिन अब जान लेते हैं बुद्धि परीक्षण के कितने प्रकार होते हैं, यानी कि किसी भी व्यक्ति के बुद्धि को परीक्षण करने के, बुद्धि के स्तर को मापने के लिए कौन कौन से तरीके दिए गए। तो बेसिकली दो तरीका होता है। पहला होता है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, यानी कि किसी पर्टिकुलर पर्सन की जो है बुद्धि परीक्षण करना है। लाइक मैंने ईना मीना टीका का ले लिया, तो ईना का ले लिया तो ईना को क्या करना है, अरे ईना मीना टीका बुरा मान जाएगी, किसी का नाम होगा, मैं अपना ही नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन जैसे मैं ही हूँ तो मैंने अपना बुद्धि परीक्षण करना है, तो मैं व्यक्तिगत रूप से हूँ, मैं इंडिविजुअल पर्सन हूँ, तो मेरा किस तरीके से, तो 1 2 3 4 ये 4 तरीके जो बहुत फेमस है सीटेट की दृष्टि से, काफी बार मतलब कुछ भी पूछ देता है। जैसे रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स पूछ लिया जाता है कभी कभार। तो चारों में जो है क्या क्या है वो भी सारी चीजें मैं बताऊंगा। तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण यानी कि किसी एक पर्सन का जो है बुद्धि परीक्षण हम किस प्रकार कर सकते हैं, वो सारी चीजें। उसके बाद है किसी एक व्यक्ति के अलावा किसी सामूहिक व्यक्ति का, यानी कि कोई समूह का बुद्धि परीक्षण करना है, ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट करना है। किसी भी ग्रुप को टेस्ट करने के लिए हम एक एक व्यक्ति का तो करेंगे नहीं। लाइक कोई आर्मी में जाना चाह रहा है तो वहाँ पे एक बंदा तो जाएगा नहीं, एक साथ बल्क में बंदे जाएंगे, बल्क में हमें भेजना है, तो उनका किस प्रकार से हमें बुद्धि परीक्षण करना है वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। चलो अब मैं आपको जो है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण जो है किस प्रकार से किए जाते थे वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें पहला है मेरिल पामर स्केल। ये एक प्रकार का जो है पैमाना था जिसके तहत जो है व्यक्तिगत एक इंडिविजुअल पर्सन की जो है बुद्धि का परीक्षण किया जाता है। इसमें क्या होता था, यह बुद्धि परीक्षण है, यानी कि एक मापन का एक तरीका था जिसमें जो है 1.5 साल से 6 साल तक के बच्चों का जो बुद्धि परीक्षण किया जाता है। इसमें जो है 28 सब टेस्ट होते थे, यानी कि सब टेस्ट मतलब कि जैसे कि आप सीटेट का परीक्षा देने जाओगे 150 क्वेश्चन होंगे, उसी प्रकार से जो यहाँ पे भी जो है 38 सब टेस्ट जो है प्रश्न पत्रिका वगैरह ऐसा कुछ होता होगा। तो वो क्या करते थे, वो बच्चों को देते थे और जो बच्चे उस हिसाब से जो करते थे उस हिसाब से जो है बच्चों के बौद्धिक स्तर का पता लगाया जाता था। उसके बाद जो दूसरा इसी में है वो दूसरा है रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। ये क्या होता था, इसको हिंदी में भी यही बोलते हैं। रेवन ने इस साल 1936 में, कौन से साल में, 1936 में जो है इस जो परीक्षण विधि का जो है विकसित किया था। और इस परीक्षण विधि में जो 60 बहुविकल्प यानी कि 60 MCQ बेस्ड क्वेश्चन थे जो कि 5 साल से लेकर वयस्कों यानी कि बड़ों तक को जो है दिया जाता था। इस परीक्षण का जो मुख्य उद्देश्य था सामान्य बुद्धि और अमूर्त तर्क क्षमता को मापना था। बेसिकली इसमें क्या था, ये जो रेवन थे, रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स इन्होंने जो बनाया था, ये कब बनाया था, 1936 में इन्होंने बनाया था। इसमें जो 60 MCQ होते थे जिसमें 5 साल से बच्चों से लेके जो एडल्ट तक के जो लोग होते थे उनको जो है ये 60 MCQ देते थे। जिस हिसाब से भी उनका स्कोर आता उस हिसाब से जो है उनकी बुद्धि का परीक्षण का जो है बेसिकली बताते थे कि ये जो है इनका इस व्यक्ति के बुद्धि का स्तर ये है, इस व्यक्ति के बुद्धि का स्तर ये है। बेसिकली इसमें इनका मोटिव क्या था, इसमें सामान्य बुद्धि और अमूर्त तर्क क्षमता को जो है मापना था। तो इस वाले का जो है ये उद्देश्य था। व्यक्तिगत में जो तीसरा परीक्षण था वो मनोवैज्ञानिक गुड इनफ, हिंदी में भी गुड इनफ ही है, ये नाम था उनका, और उन्होंने अपने नाम के ही ऊपर इस परीक्षण का भी नाम रखा था। इस परीक्षण के माध्यम से बच्चों में जो है, बच्चों को बोलते थे कि भाई तुम जो है चित्र बनाओ। जैसे ये बच्चा चित्र बना रहा है तो बच्चों से चित्र बनवा के जो है उस चित्र का फिर मूल्यांकन किया जाता है कि उसने जो है चित्र में क्या बनाया है, और उस हिसाब से जो है फिर बच्चों को जो है मतलब उनके बौद्धिक स्तर का पता लगाया जाता था। और व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का ये लास्ट ये जो मतलब बुद्धि परीक्षण था वो था मिनेसोटा पूर्व विद्यालय मापनी यानी कि प्री स्कूल स्केल। इसमें क्या था कि यह बुद्धि परीक्षण जो इसमें 1.5 साल से लेकर 5 साल तक के बच्चों का जो इसमें बुद्धि परीक्षण किया जाता था, और इसमें जो है बच्चों के मानसिक, शारीरिक और सामाजिक पहलुओं का जो है मूल्यांकन करना होता था, और उस मूल्यांकन को करके जो है बच्चों के बौद्धिक स्तर का पता लगाया जाता था। मैंने व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण मैंने अभी आपको पीछे सारे बता दिए, उसमें कौन कौन से परीक्षण हुए थे, कौन कौन से जो है सीटेट की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे, वो सारे मैंने आपको बता दिए। अब दूसरा है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। अब भाई व्यक्तिगत परीक्षण से एक एक व्यक्ति के मतलब कोई स्पेशल पर्सन उसका व्यक्तिगत परीक्षण आपने कर दिया, कोई आया कि भाई मेरे को अपना बुद्धि परीक्षण करवाना है तो कर दिया। अब किसी आर्मी में भेजना है या कोई मतलब और भी ग्रुप में कोई काम करवाना है, या ग्रुप में कोई किसी ग्रुप पर्टिकुलर ग्रुप का किसी ग्रुप का जो है बुद्धि परीक्षण करवाना, तो वो कैसे किया जाए। तो बेसिकली मैं आर्मी को लेकर यहाँ पे चल रहा हूँ क्योंकि आर्मी का ही आपके जो है सिलेबस में दे रखा था। तो देखो भाई पहला यह है सामूहिक बुद्धि परीक्षण यानी कि ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट। इसमें क्या होता था, 1914 में प्रथम विश्व युद्ध में आपको पता है कि 1914 में जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो उस समय जो है सैनिकों की भर्ती करने के लिए जो बुद्धि परीक्षण का प्रथम बार प्रयोग किया गया था, मतलब सामूहिक बुद्धि परीक्षण का जो प्रथम बार प्रयोग किया गया था, और हजारों व्यक्तियों पर व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण करना संभव नहीं था, इसलिए जो है सामूहिक बुद्धि परीक्षण का जो है प्रयोग, और वहीं से जो है मतलब ये सामूहिक बुद्धि परीक्षण का जो है उत्पन्न भी हुआ था, क्योंकि सभी मतलब एक ग्रुप के ऊपर जो हम जो है बुद्धि परीक्षण
करने के लिए हम जो है मतलब जो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसमें भी जो है 2 प्रकार से परीक्षण हुए थे। एक तो पढ़े लिखे जो सेना में जो अधिकारी लोग थे, जो बड़े पोस्ट पे अधिकारी लोग थे, उनके लिए जो है आर्मी अल्फा नाम से जो है परीक्षण किया गया था। और उसके बाद जो है जो अनपढ़ लोग थे, मतलब अनपढ़ तो वही सैनिक वगैरह थे ना, आजकल तो खैर सैनिक को भी इतना कंपटीशन हो गया, सैनिक बनने के लिए भी दुनिया भर के एग्जाम देने पड़ते हैं, लेकिन उस टाइम में ऐसा नहीं होता था। उस टाइम में तो मतलब सबको पकड़ पकड़ के भर्ती करवाया जाता कि चलो भाई आर्मी में चलो, आर्मी में देश की सेवा करो, देश की सेवा करो। तो क्या होता था कि जो अनपढ़ सैनिक वगैरह होते थे उनके लिए जो है आर्मी बीटा सामूहिक परीक्षण का जो है निर्माण किया गया था। अब ये दोनों क्या होते इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जो सीटेट है वो इतना डिटेल में पूछता नहीं है, आपसे कभी नहीं पूछेगा कि आर्मी अल्फा क्या होता है, आर्मी बीटा क्या होता है। अगर आपको जानने की इच्छा है तो आप इन दोनों शब्दों को जो है लिख लो अपने नोट्स में और गूगल कर लेना। और क्या, क्योंकि देखो एक्स्ट्रा बात बताने को कोई सच बेनिफिट है नहीं। और उसके बाद जो इसमें लास्ट पॉइंट है, इन्हीं बुद्धि परीक्षण के तौर पे जो है पहले और दूसरे विश्व युद्ध में जो है सैनिकों की जो है नियुक्ति यानी कि भर्ती की गई थी। यानी कि जो पढ़े लिखे लोग थे उनके लिए कौन सी बुद्धि परीक्षण का प्रयोग किया गया था, उनके लिए आर्मी अल्फा, और जो अनपढ़ सैनिक थे उनके लिए आर्मी बीटा का जो है प्रयोग किया गया था। चलो नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ये टॉपिक है हमारा बुद्धि लब्धि परीक्षण का फॉर्मूला। व्यक्ति की बुद्धि को मापने के लिए विलियम स्टर्न ने मानसिक आयु यानी कि मेंटल एज और शारीरिक आयु यानी कि CA बोले तो क्रोनोलॉजिकल एज कारक प्रस्तुत किए, और इन्हीं के आधार पर जो है व्यक्ति की वास्तविक बुद्धि लब्धि का ज्ञात किया गया। जैसे कि ये फॉर्मूला दे रखा है, यानी कि इंटेलिजेंट यानी कि IQ = मेंटल एज अपॉन CA यानी कि क्रोनोलॉजिकल एज। अब दोनों शब्दों का मतलब भी समझ लो। मेंटल एज क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ। जैसे कोई व्यक्ति 12 साल का है और उसकी जो है मेंटल एज क्या है, 15 साल के व्यक्ति जितना वो सोचता है, 15 साल का जो व्यक्ति जो कार्य करता है वो जो है 12 साल वाला करता है। तो उसका जो मेंटल एज होगा वो 15 होगा, और जो उसका जो क्रोनोलॉजिकल एज होगा वो 12 साल। यानी कि जो शारीरिक आयु है वो तो 12 साल है, लेकिन जो उसकी मानसिक आयु है वो 15 साल इतनी वाली काम कर रही है। इसको करके हम डिवाइड कर देंगे तो ये जो है इसका जो है विलियम स्टर्न के द्वारा दिया गया फॉर्मूला है। उसके बाद इन्हीं के फॉर्मूले को जो है 1916 में रिवाइज करता है। कौन रिवाइज करता है वो भी देख लेते हैं। लेकिन 1916 में जो है टर्मन ने इसको संशोधित करके यानी कि रिवाइज करके जो है इसने बस इतना किया था कि मतलब सब कुछ जो MA = CA सब कुछ सेम था, लेकिन इसने जो है लास्ट में जो है = 100 लगा दिया था। यानी कि ये फॉर्मूला देख सकते हो, पहले वाले में 100 नहीं लगा था लेकिन इस वाले में 100 लगा हुआ है। तो इसने सिर्फ इतना काम किया था और इसको जो है रिवाइज किया था इस फॉर्मूले को। उसके बाद जो है टर्मन के अनुसार जिस बच्चे का बौद्धिक स्तर 90 से 100 के बीच होता है तो वह जो है एवरेज बुद्धि यानी कि एवरेज इंटेलिजेंस माना जाता है, यानी कि औसत बुद्धि माना जाता है। कि मतलब जैसे कि औसत, जैसे कि हम सब है, हमारी आपकी आप सब है, हम है, ये हम क्या है, हम बहुत ज्यादा मंदबुद्धि नहीं है और हम बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट भी नहीं है, तो हम जो है औसत बुद्धि के हैं। उसके बाद जो इसी के आधार पे जो है ये टेबल बनाया गया है कि यानी कि जो मूर्ख व्यक्ति होंगे उसकी IQ क्या होगी, 0 से 25 होगी। जो जड़ बुद्धि होगा उसका 25 to 50 होगा। उसके बाद जो मंद बुद्धि होगा, जिसका दिमाग धीरे धीरे काम करता है, उसका 50 से 70 होगा। जो मध्य बुद्धि और मतलब बॉर्डर पे होगा उसका जो बुद्धि है वो 70 से 80। जो औसत के नीचे यानी कि इसके बाद जो औसत वाले होंगे उससे जो यानी कि हम सबसे जो नीचे वाले होते हैं वो 80 से 90, जिनको मतलब कुटाई की जरूरत होती है। आप सबको कुटाई की जरूरत है क्योंकि आप सबको समझ नहीं आता है। उसके बाद जो है राइट हैंड साइड में जो औसत बुद्धि के हैं, यानी कि मैं 90 से 115 के बीच में, यानी कि औसत से ऊपर 115 से 125 के बीच में। ये आपके टॉपर्स हो सकते हैं, जो मतलब IIT वगैरह में जो टॉप करते हैं वो औसत बुद्धि के हो सकते हैं, औसत से ऊपर बुद्धि के हो सकते हैं। उसके बाद जो श्रेष्ठ बुद्धि के होते हैं वो 125 से 135, और जो बहुत श्रेष्ठ होते हैं यानी कि और भी एक्सट्रीम लेवल के होते हैं वो 135 से 145। और जो प्रतिभाशाली जिसको हम क्रिएटिव बोलते हैं, जीनियस, जो आइंस्टाइन हो गए, ये सब हो गए, अब्दुल कलाम हो गए, ये जो है प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। 145 से ऊपर के जो है इसमें IQ पाया जाता है। तो ये हमारा टेबल है। टेबल में बेसिकली आपको कुछ नहीं, सिर्फ आपको औसत बुद्धि, मूर्ख, और जो औसत के नीचे, और मंद बुद्धि और श्रेष्ठ बुद्धि आप ध्यान रखना, बाकी और कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो फ्लीन इफेक्ट्स। फ्लीन इफेक्ट्स क्या है, इन्होंने भी जो एक परीक्षण किया था, ये भी एक मनोवैज्ञानिक ही थे। इन्होंने जो है अपने ही नाम पे जो अपने जो है मतलब इस थ्योरी का नाम रख दिया फ्लीन इफेक्ट्स। इन्होंने एक समुदाय के ऊपर परीक्षण किया था, बुद्धि का परीक्षण किया था। क्या बुद्धि फिक्स रहती है या बुद्धि बदलती भी है? तो इन्होंने ये परीक्षण किया था। जब समुदाय पर बुद्धि परीक्षण किया गया तो पाया गया कि हर दशक यानी कि हर 10 साल में जो मानव की बुद्धि है 3 अंक के दर से बढ़ोतरी हो रही है, और इसी को जो है क्या कहते हैं, फ्लीन इफेक्ट्स
कहते हैं। यानी कि जो जब आप 10 साल के थे, 10 साल में जो आपकी जो IQ का स्तर था, अब आप 20 साल के हो गए हो और अब जो आपके जो IQ का स्तर है उसमें 3 अंकों का जो है 3 अंकों की दर से जो है बढ़ोतरी हुई होगी। ये जो है फ्लिन इफेक्ट्स बताते हैं। ये हमारे इधर मतलब ईस्टर्न कल्चर पे नहीं बताया था इन्होंने, वेस्टर्न कल्चर के लोगों पे इन्होंने परीक्षण किया था और ये वहीं के थे भी। उसके बाद फ्लिन के शोध में दिखाया गया, यानी कि उनके जो इस एक्सपेरिमेंट में दिखाया गया कि जो पश्चिमी देशों के बुद्धि परीक्षण में जो हर दशक में जो है बदलाव देखा जा रहा है। अब ये बदलाव किस कारण से हो रहे हैं तो वो भी बताते हैं। फ्लिन ने शोध में पाया कि यह बदलाव जो है आनुवांशिक कारकों की वजह से नहीं होता है। यानी कि मतलब इनका कहना है कि इतना 10 साल में कोई भी आनुवांशिक कारक, यानी कि बच्चे के जो है माता पिता से जो जीन्स मिलते हैं उससे तो मतलब इतना जल्दी जो है मतलब रैपिडली ये जो चेंजेस है वो नहीं हो सकते। तो इसका इन्होंने जो पर्यावरण कारक को जो है माना है। आई थिंक आपको फ्लिन इफेक्ट्स भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ये हमारे वीडियो का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हमारा वीडियो खत्म हो जाएगा। तो क्या है ये IQ टेस्ट की जो है आलोचना, यानी क्रिटिसिज्म ऑफ IQ टेस्ट क्यों हुई थी भाई आलोचना। तो भाई इसके पीछे कई सारे कारण हैं, इसलिए जो है इसकी आलोचना हुई थी। जो पहला कारण है वो सांस्कृतिक पक्षपात, यानी कि ये सिर्फ जो है सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न लोगों पे किया गया था, ईस्टर्न लोगों पे ये जो है नहीं किया गया था। उसके बाद जो है बच्चों की IQ समय समय पर बदल रहे थे अकॉर्डिंग टू फ्लिन इफेक्ट्स, इसलिए भी इसकी जो है आलोचना की गई थी। और फ्लिन ने ही इसकी जो है जो आलोचना की कि भाई तुम तो बता रहे हो कि बच्चे की बुद्धि ये है, फिक्स है, लेकिन देखो मैंने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें तो ये आ रहा है 10 साल पे जो बच्चों का जो है मतलब जो IQ है वो 3 अंक से जो है बढ़ रहा है। उसके बाद बच्चों में अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बच्चों में जो मतलब बच्चे जो क्या होता है उनमें भेदभाव होने लगते कि भाई तू मेरे से छोटा है, तू मेरे से ये है, तू मेरे से कम बुद्धि का है, तो ये होने लगा। उसके बाद बच्चों को जो है लेबल कर देता है और अकॉर्डिंग टू पेडागोजी हमें बच्चे को जो है लेबल नहीं करना है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।